उसको बहुत सेक्सुअल फैंटेसीज़ थी, जिसमें से एक फैंटेसी ये भी थी कि वो मुझे और मर्द के साथ देखना चाहता था, और जिसको मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था वो एक नार्सिसिस्ट निकला, एक साइकोपाथ निकला। उसने मुझे मारा, रेप किया। शादी के कुछ समय बाद ही हमारे कमरे में उसने किसी और को बुला लिया। देखते देखते 1 से 3 साल हो गए और ये सब 8-9 साल तक चला, और ये मॉडर्न होने की हॉरर यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो मुझे कुछ एक्स रेटेड मूवी दिखाने लगा, और इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे कैरेक्टरलेस बुलाना शुरू किया। वो दिन था कि मैंने ठान लिया कि जितने भी दिन जीऊँगी उस तरह से नहीं जीऊँगी। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ हम एजुकेशन पर फोकस रखते हैं, और लड़कियों को एजुकेशन, उनका पढ़ना, इंडिपेंडेंट करना, इसके बारे में बातचीत होती है। पर हम बात करते हैं उनके खुश होने की, उनकी सही रहने की, खुशहाल रहने की। उसमें हम सिर्फ टॉलरेट करने के लिए, कुछ चीज़ें बर्दाश्त करने के लिए, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये सब चीज़ इनको बोलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, दिल्ली में पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई, और तकरीबन 9-10 साल तक एक एब्यूज मैनेज में रही, और मुझे जो कहा गया था बस कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना है। लेकिन आज मैं और मेरे बच्चे खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो स्टेप लिया बहुत सी लड़कियां या औरतें नहीं ले पाती है। तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्य मधुर है। मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ, और मैं अपने बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहती हूँ। मैं बचपन में अपना नाना नानी और माँ के साथ रहती थी। माँ से सुना हूँ कि मेरे जन्म देने वाला पिता एब्यूज थे, ह्यूमनाइजर थे। मेरी माँ को मारा करती थी, और उसी वजह से वो जल्दी शादी छोड़ दी, जो मैं कुछ महीने का रही होगी। यहाँ एक सुरक्षित रहने की वातावरण थी। वहाँ मेरी नाना नानी और माँ को हर रोज़ मारा करते थे, गाली देते थे, और हर तरह का शोषण करते थे। नाना का और रात को सपना का। मैं कुछ 3 साल का रही होगी जब मेरे नाना ने मेरी माँ की ज़बरदस्ती दूसरी शादी कर दी। एक अत्याचारी की लिस्ट में और एक नाम जुड़ गया था। मेरे सपने पिता को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक तो लड़की थी और वो किसी और की। उनको मेरे हंसने से भी तकलीफ थी। एक दिन सर्दी की दोपहर मेरा मन किया कि माँ का नेल पॉलिश लगाऊं। कुछ नाखून पर लगी थी, कुछ और जगह पर लगी, और कुछ मेरे कपड़े पर लगी थी, जिसको खड़ी हुई जाली पर सुखा रही थी। तभी मेरे सौतेले पिता आए और मेरे नाखून पर नेल पॉलिश देखी और छोटी उंगली का नाखून निकाल दिया। वजह नहीं समझ आई कि जब पानी सर से निकल गया तो मेरे माँ वापस अपने घर आ गए, और फिर से वही सब शुरू हो गया। रोज़ उसको मारना, पीटना, गाली देना, घर से निकल देने की धमकी देना, और कई बार निकल भी देना। मेरे सौतेले पिता मेरे नाना को भड़काते थे, और फिर वो दोनों नानी के साथ मिलकर माँ को मारा करते थे। एक दिन वहाँ से मेरी नानी, माँ और मैं बाहर निकली। खाली हाथ निकली थी। न हाथ में पैसा था, न कहीं जाने वाले थे। कुछ जान पहचान वालों के घरों में रहने लगे, और कुछ दिन बाद मेरी माँ एक छोटी सी नौकरी पकड़ी। वो नौकरी पकड़ी तो हम एक किराए के घर पर रहने लगे। यह सब के बाद मेरी माँ का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो उस गुस्सा मुझ पर निकलने लगी। जैसे वो काम से आती थी, हर रोज़ पिटाई शुरू हो जाती थी किसी न किसी वजह से। वो ये भी कहती थी कि अगर मैं ना होती तो उनकी ज़िंदगी की तकलीफ शायद कम होती। मेरे नानी ने मनीष बुलाना शुरू किया, क्योंकि मेरी वजह से मेरी माँ की ज़िंदगी खराब है। एक मामा था मेरा, जिससे बहुत लाड़ और प्यार मिलता था। कभी कभी मिलते थे, और जब भी मिलते थे खिलाते पिलाते घुमाने ले जाते हैं। उसी बहाने में अपनी बचपन जी लेती थी। कुछ साल ऐसा ही बीता, और रिश्तेदारों को लगा उन्हें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने फिर से माँ को नाना के साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया, ये कहकर कि औरतों को अकेला रहना सुरक्षित नहीं है। आज भी मेरा दिल बोलता है मैं अकेला ही सुरक्षित हूँ। घर की माहौल की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी। जैसे तैसे पास होती थी और बड़ी हो रही थी, और शरीर में बदलाव आ रहा था। हर संडे मेरी माँ मुझे नहलाने आ जाती थी, ये कहकर मुझे नहाना नहीं आता, और ये जो टच मुझे बहुत अनकंफर्टेबल और अजीब लगता था। बहुत वायोलेटेड फील होता था। वायोलेटेड का मतलब किसी को उसकी मर्जी के बिना छूना, और मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं प्यार की बहुत भूखी थी। जो भी कोई मेरे तरफ प्यार करता था या प्यार से देखता था तो मैं उनसे अटैच हो जाती थी, और इसी वजह से माँ ने मुझे कैरेक्टरलेस बुलाना शुरू किया। मैट्रिक में आई और माँ ने मुझे मारना बंद किया, वो भी किसी और के कहने पर। और सरप्राइजिंग बात यह है कि उसी साल मेरा 80% से भी ज़्यादा मार्क आया, तो शायद मैं नालायक नहीं थी। जैसे तैसे स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कुछ ऐसा दोस्त बने जिनके साथ मुझे समय बिताना अच्छा लगता था, और उनके साथ साथ मैं नौकरी भी करना शुरू की।
घर घर जाकर किताबें बेचती थी, फिर एक कॉल सेंटर में काम करती थी और उसके बाद मुझे एक मार्केटिंग की नौकरी मिली, जहां मेरे काम की तारीफ होने लगी, जहां मेरे और दोस्त बढ़ने लगे और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। इस समय मैं बहुत ही फ्री फील करना शुरू किया। हर लड़की की तरह मुझे भी लगता था मेरा आशिक यहाँ से चुरा कर लेके जाएगा और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। कुछ दिन बाद मेरी शादी को लेकर बातचीत हुई। मेरी शादी हुई, माँ ने दोस्तों की फैमिली में अरेंज मैरिज करवा दी और वो लोग बहुत ही मीठा बोला करते थे, हर बात पर आई लव यू बोलते थे। तो माँ को लगता था कि इससे अच्छा रिश्ता मुझे कहीं नहीं मिलेगा। जब शादी तय हो गई तो उसके बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। वो लोग बेहद और मांगने लगे, गलत बोलने लगे, नीचा दिखाने लगे, छोटा बोलने लगे, मैनिपुलेट करने लगे। वो बचपन से एडजस्ट करते करते ताने सुनते सुनते मुझे भी लगने लगा कि कमी मेरे में ही है। जो भी होता है वो मैं सहती रही। जो भी मैं ससुराल जाती, ढेर सारे काम मेरे लिए इंतजार कर रही होती है, जैसे अलमारी साफ करना, पुराने चीज़ सही करना, कपड़ा सिलवाना और मेरे ससुराल वालों को मैं गवार लगती थी। और उन लोगों के लिए मॉडर्न होने का मतलब अंग्रेजी सीरीज, मूवीज़ देखना, इंग्लिश गाना सुनना, घर में इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करना, दूसरों को दिखाने के लिए जीन्स पहनना। एक दिन मैं और मेरा पति मूवीज़ देखने गए और वहाँ पर किसी ने मेरे ब्रेस्ट को गलत तरीके से टच किया और जब मैंने ये अपने पति को बोला तो उसने कहा टेक इट एज एन कॉम्प्लीमेंट। मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे समझ में से ये बदतमीज लगनी चाहिए। इसी तरह से उसके कुछ रिश्तेदार के साथ भी ये हुआ कि जब उन्होंने गलत तरीके से छुआ, मैंने उसे कहा तो बोला ये फैमिली है, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। ये सोचती रहती थी कि ये कैसा आदमी है और मॉडर्न होने की दौर यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो मुझे कुछ एक्स रेटेड मूवी दिखाने लगे, ये कहकर कि मॉडर्न ऐसे होते हैं। और उसकी बहुत सेक्सुअल फैंटेसी थी, जिसमें से एक फैंटेसी ये भी थी कि वो मुझे और मर्द के साथ देखना चाहता था और इससे उसे बहुत सुकून मिलता था। शादी के कुछ समय बाद ही हमारा कमरे में उसने किसी और को बुला लिया। देखते देखते 1 से 3 हो गए और ये 8 से 9 साल तक चला। इसी बीच मेरा बेटा भी पैदा हुआ। उसके पैदा होने से मैं बहुत खुश रहने लगी। उसका प्यार मिलता, जो वो मुझे गले लगता था, पास आता था, ये सही लगता था। इसे कमाना नहीं पड़ता था, इसे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ता था, इसके लिए कोई और बनना नहीं पड़ता था। मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करती थी जैसे मैं थी। 2015 में मैं ठान लिया कि अब मुझे तलाक चाहिए, अब मैं नहीं सह सकती। मैंने जब अपने पति को इसके बारे में बोला तो उसने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और यही बात जब माँ को बोला तो वो उन्हें लगा कि ऐसा ही बोल रही है, कुछ समय में मन बदल लेगी। और एक कजिन था जिसके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप था और लगा उसको मेरा बात समझ आएगा। उसने मुझे कहा अगर तेरी माँ तेरे साथ नहीं है तो गलती तेरी ही होगी। इसी तरह बहुत दरवाजा खटखटाया, मदद तो नहीं मिली लेकिन बहुत बातें सुनने को मिली। उस समय मैं नौकरी ढूंढ रही थी, एक नौकरी मिली मुझे। उस समय मुझे एक इंसान मिला, उसे बहुत प्यार मिलने लगा, ध्यान रखने लगा और यह सब के दौरान मैं उस पर बहुत भरोसा करने लगा और मैंने उसको सब कुछ बता दिया जो भी मेरे शादी के दौरान हुआ था, यह सोचते हुए कि नया ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए कि मैं कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहती। जिनको मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था वो एक नार्सिसिस्ट निकला, साइकोपाथ निकला। उसने मुझे मारा, पीटा, रेप किया और हर तरह से शोषण किया, जिस तरह से शोषण किया जा सकता है। मुझे नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे पास ना पैसा था, ना हर तरह का, ना रहने का कोई जगह। मेरे माँ ने भी मुझे कैरेक्टरलेस बोलकर घर से निकल दिया था और बाद में मुझे पता चला कि उस इंसान की फितरती थी। शादी से परेशान लड़की को ढूंढती थी और हर तरह का शोषण करती थी। एक दिन मैं कमरे में बैठी और ये मेरा बेटा आया। उसने मुझे देखकर बोला ओ यू आर क्राइंग अगेन, आई विल कम लेटर। उसकी बात थी तो बहुत सी छोटी बात, इससे मुझे एहसास हुआ कि जब वो बड़ा होगा क्या सोचेगा, जो मेरे बारे में याद करेगा। वो दिन था कि मैंने ठान लिया जितने भी दिन जीऊंगी इस तरह से नहीं जीऊंगी। इसके लिए वो मैं माँ बनूंगी जो वो डिजर्व करता है। इस दौरान मेरे पड़ोस ने एक हीलर से मिलवाया और वहाँ से शुरुआत हुआ मेरी ज़िंदगी बदलने का सफ़र। मैंने अपना ज़िंदगी को बदलने के लिए मन को पक्का कर लिया। मैंने इसके बाद नौकरी पकड़ी, पति का घर छोड़ा, डिवोर्स अप्लाई किया, गाड़ी खरीदी, इंडिपेंडेंट हुई। इस दौरान मेरे कुछ दोस्त बने और मेरे को बेहतर फील होने लगा। अब समझ में आया फैमिली का सही मतलब और हर अच्छे बुरे समय पर साथ दे। और मुझे अपनी नया फैमिली मिली और नया दोस्त इस हीलिंग के दुनिया में। हीलिंग ने मुझे सिखाया खुद से प्यार करना, जो मेरे को ताकत बनाया और ज़िंदगी बदलने की सबसे बड़ा स्टेप और मेरे ना बोलने का सिखाया है। और आज 5 साल बाद मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, स्पिरिचुअल टीचर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ और एक सिंगल मदर हूँ। ना सिर्फ एक बच्ची की भाव करने वाली 2 बेटियों की माँ हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ और मेरा यह सफ़र शुरू हुआ तकरीबन पेंडेमिक कोविड के दौरान।
और उस समय हम ऑनलाइन दुनिया में इंटर कर रहे थे, जहाँ सब कुछ नया था। तो मेरे लिए ताकत बना मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे कि मैं लोगों से कनेक्ट हो पाती थी, उनसे बात कर पाती थी, उनकी बात समझ पाती थी, उनकी मदद कर पाती थी। और आज मैं दुनिया भर में बहुत सारे लोगों की मदद करती हूँ, उनकी खुशी बढ़ाने में, उनकी खुशहाल ज़िंदगी बनाने में। पता है कैसे आपको पता चलता है कि मैं आज सफल हूँ? क्योंकि जब भी मेरा बेटा परेशान होता है, वो प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए मेरे पास आता है। आज वो माँ है उनके पास जिसके पास नहीं था। आज वो माँ है उसके पास जो वो डिजर्व करता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। इस कहानी के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिली होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।